हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण सामाजिक एवं विकास। तो हमने अपने पहले लेक्चर में ग्रामीण समाज को देख लिया था। फिर इसके बाद हमने समाज को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला जनजाति समाज, दूसरा था कृषक समाज और तीसरा था औद्योगिक समाज। तो हमने जनजाति समाज, कृषक समाज और औद्योगिक समाज को भी काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है। और ग्रामीण समाज में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं, ग्रामीण समाज में क्या कमियां हैं, औद्योगिक समाज की क्या विशेषताएं हैं, औद्योगिक समाज में क्या कमियां हैं, जनजाति समाज हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में। जो थ्योरी का पार्ट है इस चैप्टर का, ग्रामीण सामाजिक एवं विकास का, यह लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में आने से पहले आप लोग जो भी प्रीवियस वीडियो हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि विश्व में बाल विवाह में भारत ने विश्व के साथ दूसरा 40% बाल विवाह होते हैं। तो इसको हमने कल ही देख लिया था, बाल विवाह के बारे में पूरा कंप्लीट, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं संपत्ति 2 प्रकार की होती है। हमने ग्रामीण समाज में हम संपत्ति को देख रहे हैं कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है चल संपत्ति और दूसरी होती है अचल संपत्ति। अचल के नाम से ही पता चल रहा है अचल, यानी कि जो चल नहीं सकता वो क्या है, अचल है। इसका मतलब यह है कि जो अचल संपत्ति होती है गांव में, उसको हम स्थानांतरित नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको नहीं भेज सकते, उसको हम अचल संपत्ति में ज़्यादातर कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप गांव में, शहर में कहीं भी आपके पास ज़मीन होगी, ठीक है ना, तो वह एक अचल संपत्ति में गिनी जाएगी। मकान हो गया, वह भी एक अचल संपत्ति में गिना जाएगा। वृक्षों का आपका बगीचा है, बागान है, तो वह भी एक प्रकार से अचल संपत्ति में ही गिना जाएगा। और चल संपत्ति क्या होती है, जिसको हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे कर सकते हैं, यानी कि उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। वह क्या होता है, हल हो गया, आभूषण, बैल और मवेशी, ठीक है ना। मवेशी का मतलब होता है कि जो गाय और भैंस होती हैं, जो गांव में लोग पशुपालन करते हैं, उनको मवेशी बोलते हैं, ठीक है ना, जिनसे हम दूध निकालते हैं। और हल तो आप लोग को पता ही होगा, जिससे ज़मीन की खुदाई करते हैं, और बैल के माध्यम से करते हैं। बैल जो होते हैं और गांव में ढुलाई का कार्य करते हैं, और आभूषण पहनने में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक आबादी वाले गांव, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है कि वर्ष सन 2011-12 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति के फार्मूले पर एक कुछ डेटा मैं इसको बताऊंगा कि यह क्या है, ठीक है ना। योजना आयोग और नीति आयोग 2 आयोग हैं हमारे भारत में, ठीक है ना। पहले योजना आयोग था, अब उसका नाम 1 जनवरी सन 2015 को नीति आयोग कर दिया गया है। डेट आप लोग याद रखिए, 1 जनवरी सन 2015, ठीक है। और इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलने के साथ साथ इसके कार्य भी बदल गए, ठीक है ना। पूरी तरीके से नहीं बदले हैं, लेकिन हम यह बोल सकते हैं कि जो नीति आयोग बना है उसके कार्य और जो उसकी शक्तियाँ वो थोड़ी सी घटा दी गई हैं कंपेयर टू योजना आयोग। तो ये जो आयोग होता है एक केंद्र सरकार की नीतियों को बनाता है, कि जो हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे शहर में जो भी सरकार की नीतियां अप्लाई होती हैं डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो उसके लिए यह आयोग जो है वो नीति बनाता है, वहाँ पे देख रेख करता है कि किसकी कमी है, किसकी ज़रूरत है और हमें क्या देना है सरकार के माध्यम से। तो उसी क्रम में सन 2011-12 में योजना आयोग, क्योंकि उस समय इसका नाम क्या था, योजना आयोग। अभी हमने आपको बताया कि 1 जनवरी सन 2015 को इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग, ठीक है ना। 1 जनवरी सन 2015 को इसका नाम रख दिया गया था नीति आयोग। तो यहाँ पर योजना आयोग दिखे तो आप लोग को परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उस समय में इसका नाम योजना आयोग ही था। तेंदुलकर समिति, देखो
जब भी कोई सर्वे होता है तो कुछ अफसर होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मिलकर सर्वे करते हैं, ठीक है ना। तो जो उस टीम का हेड होता है, सामान्यतः ऐसा देखा गया, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो उस टीम का प्रमुख होता है उसके सरनेम पे ही उस समिति को हम जानते हैं। तो तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति जो है वो गांव में सर्वे की कि कोई व्यक्ति कितना खर्च करेगा तो वह अमीर होगा, यानी कि वह गरीबी रेखा से ऊपर होगा, और कौन सा व्यक्ति कितना खर्च करेगा तो वह गरीबी रेखा से नीचे होगा। यानी कि उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 27 रुपये और 20 पैसे, ठीक है ना, उससे कम खर्च कर रहा है तो इसका मतलब वह व्यक्ति गरीब है। कहाँ पे? गांव में। तो खर्च के अनुसार इन्होंने अमीरी और गरीबी का पैमाना तय किया। कौन? तेंदुलकर समिति ने। यह कितना है? 27.20, ठीक है ना। और शहरी क्षेत्रों में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया 33 रुपये 30 पैसा, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति शहर में रहकर प्रतिदिन 33 रुपये और 30 पैसे से ऊपर खर्च कर रहा है तो उसको हम गरीबी रेखा से ऊपर मानेंगे, ठीक है ना। और कोई व्यक्ति गांव में रहकर 27 रुपये और 20 पैसे से कम खर्च कर रहा है तो उसको हम गरीब मानेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम आगे चलते हैं। वर्ष सन 2014 में सी रंगराजन समिति, अब देखिए तेंदुलकर समिति का गठन हुआ था, ठीक है ना, उसने सर्वे किया अमीरी और गरीबी के पैमाने पर। तो अब इसके बाद जो है सी रंगराजन समिति आई। तो कहने का अर्थ यह है कि इस समिति को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, यानी कि तेंदुलकर समिति जो है उसको कम सफलता मिली। इसके जो आंकड़े थे, इसके जो डेटा थे, लोगों ने इसको कम एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो इसके उत्तर में नेक्स्ट जो है वो सी रंगराजन समिति का गठन हुआ। वर्ष सन 2014 में सी रंगराजन समिति का गठन हुआ। अब इन्होंने एक अलग डेटा दिया, सेम उसी प्रकार का, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 47। जो गांव में है वो 32 रुपये प्रतिदिन और शहर में 47 रुपये प्रतिदिन। और इनका जो डेटा था वो कितना था? 27 रुपये 20 पैसा और 33 रुपये 20 पैसा, यानी कि सी रंगराजन ने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि ये तो है हमारे देश के सर्वे, तेंदुलकर समिति और सी रंगराजन समिति। अब विश्व का इसमें देखते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार $1.90 से कम प्रतिदिन जीवन यापन करने वाला व्यक्ति गरीब होता है। यानी कि विश्व बैंक यह बोलता है कि $1.90, बात समझ में आई ना, उससे कम यदि कोई कर रहा है तो क्या होगा? गरीब होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण भारत की लगभग 26% आबादी गरीब है। बात समझ में आई? यदि हम बोलें कि भारत में 100 लोग हैं तो आंकड़े बताते हैं कि उसमें 26 लोग गरीब हैं, यानी कि जो डेटा दिया गया है सी रंगराजन द्वारा उससे वो कम आते हैं। और जो शहरी गरीबी है वो कितना है? 13.7%, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति, यदि सपोज करिए कि एक गांव है छोटा सा और वहाँ पे 100 लोग हैं, बात समझ में आई, तो वहाँ पर क्या है कि 26 लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, यानी कि जो डेटा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है उस पर वो सही नहीं बैठते, उससे कम उनकी इनकम है या फिर उससे कम उनका खर्च है। और शहर में क्या है कि यदि 1000 लोग हैं, ठीक है ना, तो 137 इस आंकड़े पे बैठते हैं। इसके बाद क्या है कि रंगराजन समिति के अनुसार वर्ष सन 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 31% थी। ये एक अलग सर्वे है और ये सब जो डेटा है इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, बस आप लोग इसको देखकर अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा समिति बैठी थी और उसने क्या डेटा दिए, ठीक है। और वित्तीय समावेशन एक शब्द होता है कि इस शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक नीति सन 2005 और 6 में किया गया था। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 28 अगस्त सन 2014 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जन धन योजना शुरुआत की गई थी। ये जो टॉपिक है, जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, इसको जब हम
अपने दोनों चैप्टर जो हमारे लास्ट के 12वां चैप्टर है और 13वां चैप्टर है, इसको जब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं गांव के लिए, तो वहाँ पर जो वित्तीय समावेशन है और सब जो वहाँ पर डेटा है उसको हम प्रॉपर तरीके से वहाँ पर कवर कर लेंगे। तो यह जो टॉपिक है लास्ट वाला, इसको हम भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इसको, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। अब हम एक बार इसको 1 मिनट में देख लेते हैं यह चीज़ें क्या हैं। ग्राम समाज एवं विकास चैप्टर का नाम था, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। इसको हमने स्टार्ट किया था। इन परीक्षाओं में ग्राम समाज एवं विकास से प्रश्न आते हैं। यूपी लेखपाल में ग्राम समाज एवं विकास से 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्रमशः पाठ्यक्रम देख लिया था इसका। फिर इसके बाद जो भी ग्रामीण गांव के जो भी ग्रामीण परिवेश होता है उसके बारे में हमने देख लिया था। फिर इसके बाद ग्रामीण परिवेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है उसको हमने देख लिया था। जनजाति समाज जो हमारा समाज है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, जनजाति समाज, कृषक एवं औद्योगिक समाज। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया था। आप लोग एक बार फिर से स्लाइड देख सकते हैं। एक गांव के समाज का फोटो है, एक औद्योगिक समाज है, ठीक है ना। इतने भागों में हमने इसको विभाजित किया था, भारतीय समाज, अमेरिकन समाज और अफ्रीकन समाज। तो ये जनजातियों के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है, ठीक है ना। ये पिछली वीडियो में सारा कुछ प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया, आप वहाँ जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। फिर इसके बाद जो जनजातियाँ हैं उनका प्रतिशत कितना है, हमारी यूटी में कितना है, सबसे मैक्सिमम प्रतिशत कहाँ पे है, इन सब चीज़ों को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया कि न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर है, कौन कौन सी जनजातियाँ जो हैं वो संकटग्रस्त हैं। फिर कृषक समाज की हमने विशेषताएं देख ली थी, औद्योगिक समाज की विशेषताएं देख ली थी। फिर इसके बाद जो भी ग्रामीण समाज में बदलाव हो रहे हैं उसको हमने देख लिया था, ठीक है ना। फिर जो ग्रामीण संस्थागत प्रणाली में धार्मिक संबंध है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो संपत्ति का विभाजन गांव में किस प्रकार से होता है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसको हमने देख लिया। और ये जो कुछ समितियां बनी थी उसको हम यहाँ पर देख लिए। और जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं वाला टॉपिक है, जब हम उसको चैप्टर नंबर 12 और 13 करेंगे तो जो भी योजनाएं हैं A to Z सारा कुछ हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1-2 पॉइंट को हम नहीं बताए हैं कि कंप्लीट तरीके से वहाँ पर उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। और जो भी डेटा है सरकार की समितियों का वहाँ पर और प्रॉपर तरीके से आएगा। तो इन सब जो यहाँ पर चीज़ आप पढ़े हैं इसको आप एक बार डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अपने ग्रामीण समाज जो ग्राम समाज एवं विकास है, ठीक है ना, उसका ग्रामीण सामाजिक विकास जो ये चैप्टर है उसको हमने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी ग्रामीण सामाजिक विकास का प्रीवियस ईयर में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ और जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।